हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 3 का हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। इट मींस फोनोलॉजी। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह अर्थात संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। अर्थात बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए जो लिखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं। अर्थात वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण मीन्स लेटर। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त निश्चित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जो वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं या चिन्ह, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर। पहला होता है आपका स्वर। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है। अर्थात स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वरों के भेद। तो प्यारे बच्चों, स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये कौन से होते हैं? हर्ष स्वर। अब आता है आपका स्वरों के भेद का दूसरा रूप दीर्घ स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? हर्ष स्वर हमारे 4 होते हैं और हमारे दीर्घ स्वर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 7 होते हैं। इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे पंकज, पंकज में ये जो बिंदु लगा है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। इसी से प्रकार भंग, अंग आदि, ये हमारे क्या है? अनुस्वार। नेक्स्ट होता है अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, जो ये चंद्र बिंदु लगता है किसी भी वर्ण के ऊपर, इसे क्या कहते हैं हम? अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, गांव के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगा है, इसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। पूंछ, छाव आदि, ये क्या होते हैं? अनुनासिक। नेक्स्ट होता है विसर्ग, कोलन जिसे बोलते हैं। वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु इस प्रकार से ये विसर्ग कहलाता है। जैसे पुनः, पुनः लिखने के बाद ये लगा है दोहरा बिंदु, अतः के बाद, स्वतः के बाद, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विसर्ग। तो हमने पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? कि वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अनुनासिक, जो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिक। और विसर्ग, जो वर्ण के बाद ये दोहरा बिंदु लगता है, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। याद रखिए, अनुस्वार बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु और विसर्ग दोहरा बिंदु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात इनका अस्तित्व
स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वर नहीं कहा जाता। इनका अस्तित्व स्वर स्वतंत्र ना होने की वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? अयोगवाह। अनुस्वार और अनुनासिक को साथ में आपका विसर्ग, इन तीनों को क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह। नेक्स्ट आता है आपका मात्रा। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे स्वर ए, आ, ई, ये हमारे स्वर हैं, तो इसी प्रकार से इनकी ये मात्राएं हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये अपने आप में खुली एक मात्रा होती है। इसके पश्चात आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की ये होती है, इधर से जब हम चढ़ाते हैं, और ये बड़ी ई की मात्रा होती है, ये वर्ण के बाद से चढ़ती है पीछे से। ये ऊ की मात्रा छोटे ऊ की ये होती है, ये बड़े ऊ की ये मात्रा होती है। अर्थात मात्रा का, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ मिलकर बनता है उसे मात्रा कहते हैं। री की ये मात्रा होती है, ए की सिंगल और आई की डबल मात्रा होती है, ओ की एक मात्रा डंडे के साथ, और औ की दो मात्राएं। तो ये क्या होती है प्यारे बच्चों? स्वरों की मात्राएं। इसी प्रकार से दूसरा आता है वर्ण का रूप व्यंजन। एक स्वर होता है और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने में, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस वर्ण के नीचे हलंत, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, ये हलंत लगाकर इसको आधा बना दिया जाता है। अर्थात हलंत लगने का मतलब होता है कि उस वर्ण से स्वर को हटा दिया गया है। जैसे क्या है, ये हलंत लगा यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे? ये या तो आधा वर्ण हो जाएगा या इसको स्वर रहित वर्ण कहेंगे। अर्थात इसमें से स्वर हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से ख, ग, घ आदि व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है जो निम्नलिखित है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान। हमारे व्यंजन कितने हैं? 35। तो इनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं, जिसमें पहला होता है कंठ, जो कि ये वाला हमारा कंठ होता है, यहाँ से ये वर्ण बोले जाते हैं। कौन कौन से? क, छ, ख, ग, घ और ड। अर्थात ये क वर्ग होता है, ये तो क्या कहते हैं? कंठ है। नेक्स्ट होता है तालु, जो कि च वर्ग होता है, इसे क्या कहते हैं? तालव्य। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ और य। इसके बाद होता है ट वर्ग, जिसे मूर्धन्य कहते हैं, या इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ। नेक्स्ट होता है त वर्ग, जिसे दंत, यानी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसमें वर्ण होते हैं त, थ, द, ध और न। इसके बाद आता है प वर्ग, जिसे ओष्ठ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कहां से उच्चारण किया जाता है? ओष्ठ से। इसमें वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ और म। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। कुछ होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण, जो कि कौन कौन से होते हैं? 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 ही ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण श, श, स और है। ये कौन कौन से वर्ण है हमारे? ऊष्म वर्ण। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ी
रुक गई थी, हम दोबारा शुरू करते हैं। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 35 टोटल हमारे व्यंजन होते हैं, इसमें 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 ही अंतस्थ होते हैं और 4 ही हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे ये कितने होते हैं प्यारे बच्चों? ये भी 4 व्यंजन होते हैं। पहला क्ष, ये किससे मिलकर बना होता है? क, छ और ए। अगर ये हलंत हटा दिया जाए तो फिर ये ए नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये हलंत ही इसको व्यंजन रहित बनाता, स्वर रहित बनाता है, अर्थात स्वर को अलग लिख दिया गया है। इसी प्रकार त्रै, त और रै, यह इसको हम संधि करके ऐसे भी लिख सकते हैं, त प्लस रै। यहाँ फिर जब रै को पूरा लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ये ए लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार ग, इसकी संधि ज, य और ए, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज प्लस ये पूरा लिख करके। इसी प्रकार से स्त्र, स, र, ए, ये एक से अधिक व्यंजन मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। अर्थात जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए, अर्थात रिपीटिशन हो व्यंजन का, तब क्या कहेंगे उसको? द्वित व्यंजन। जैसे खट्टा, कच्चा, यानी इसमें क्या है? ट व्यंजन 2 बार आ रहा है, अर्थात एक से अधिक बार आ रहा है। इसी प्रकार से च व्यंजन एक से अधिक बार आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? द्वित व्यंजन। खट्टा और कच्चा। स्मरण रखें, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं प्यारे बच्चों, इन्हें मिलकर पढ़ेंगे और आप याद भी रखेंगे। हर स्वर में ए की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो अलग से दिखाई नहीं देती है, केवल व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। अर्थात जब ए की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो वे अलग से नहीं दिखाई देती, उसका हलंत हट जाता है, अर्थात हलंत का जो चिन्ह होता है ये हटा दिया जाता है। जैसे क प्लस ए तो क, अर्थात ये ए की मात्रा जब लगती है तो ये हलंत हट जाता है, अर्थात ये केवल पूरा क लिखा जाएगा। अन्य स्वर यानी मात्राएं व्यंजन वर्ण में लगने पर अलग से दिखाई देते हैं, अर्थात क प्लस आ, तो ये मात्रा आ की जब लगेगी प्यारे बच्चों तो ये कैसा दिखाई देगा? क आ, का। इसी प्रकार से च ए, जब ये ए की मात्रा लगेगी तो ये यहाँ से हलंत हटकर इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी, यानी च ए चे आदि। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वर्ण विचार का लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।